लू के हवाले से जो यहाँ पे इलेक्शन के नताइज मुरतब किए जाते हैं, आप समझे होंगे फैजाबाद और फैसलाबाद। यहाँ पर असद कैसर साहब की मौजूदगी में वो जब स्पीकर थे, मैंने अली मोहम्मद खान साहब ने एक तजावीज़ पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई कि वो बलूचिस्तान, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की उसमें नुमाइंदगी होगी, वो जाएंगे बलूचिस्तान, वो बलूचिस्तान के हालात का जायजा लेंगे, तमाम मक्तब फिक्र के लोगों से, पॉलिटिकल पार्टियों से, उनसे बातचीत करेंगे। यहां तक कि हमने कहा कि फेडरेशन के लोगों से बात करें, आप मजदूर ट्रेड यूनियन से जाके बात करें, आप वकलाओं से जाके बात करें कि जी बलूचिस्तान का आखिर मसला क्या है। क्योंकि हम जब भी यहाँ पे आके बात करते हैं फिर हमसे पूछा जाता है वो जी बलूचिस्तान का मसला की है। अब वो की हमें पता नहीं, वो ताले वाली की है या कौन सी की है, वो अभी तक हम उनको समझा नहीं सके। तो ये कमेटी बनाएगी। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जब इमरान खान थे, उसने भी एक कमेटी बनाई, उसकी एक मीटिंग तक नहीं बुलाई, जिसकी वजह से हमने फिर पीटीआई की उस हुकूमत को खैरबाद कह दिया। आप भी मुझे बताया, आप मीडिया के लोग हैं, उस दौरान असेंबली में मैंने कोई गैर आईनी बात की कि जी मैं इस आइन को नहीं मानता? मैंने कोई गैर पार्लिमानी बात की थी जिससे खलाई मखलूक नाराज है? मैंने कोई खुदा ना खास्ता, यहां पे तो लोग गालियां देते हैं। हमारे आबा व अजदाद ने हमें वो तरबियत नहीं दी कि किसी को हम गालियां दें। हमने मुखालफत की है, वो डंके की चोट पे की है, वो असेंबली में भी किए, आज मजबूरन आपके सामने भी हम कर रहे हैं क्योंकि वहां पे हमें इजाजत नहीं है। हमने किसी को ना बुरा भला कहा, ना ही हमने कोई गैर महज़ब अल्फाज इस्तेमाल किए। हमारी उर्दू इतनी सही नहीं है, इतनी बेहतर उर्दू हम नहीं बोल सकते, लेकिन कोशिश ये की कि अल्फाजों का चुनाव अच्छे अंदाज में करें कि कभी किसी की दिल आजारी न हो। जब हम तकरीरें करते थे, लोग अपना वक्त हमें देते थे कि जी हमारा वक्त भी इनको दें। लोग वो मेंबरान जो उस वक्त असेंबली में थे, डेस्क बजा बजा कर, अभी भी जाके उन डेस्कों पर आप उनके फिंगरप्रिंट लें, शायद अगर सफाई नहीं हुई उनके फिंगरप्रिंट भी मिलेंगे आपको। वो हमारी हौसला अफजाई कर रहे थे, वो हमारे साथ इज़हार यकजहती कर रहे थे। हमें नहीं मालूम था कि वो हमारी मजलूमियत का मजाक उड़ा रहे हैं। हमें कतई ये मालूम नहीं था कि वो हमारी बेबसी का तमाशा बना रहे हैं। अगर उसकी सजा हमें 2024 के इलेक्शन में हमें दी जाती है, कम से कम उनको भी तो ये सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, जिन्होंने हमें कहा कि जी आप आके गले मिलते थे कि वाह आज क्या बात कर लिया आपने। आज भी जब बलूचिस्तान का मसला चढ़ा, सब आज भी हम बैठे हुए आपको सुनने के लिए। जब हमने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, खान साहब सिर्फ बैठे हुए। लेकिन उन डेस्क बजाने वालों में से कोई वजीर बन गया, कोई स्पीकर बन गया, जो वक्त हमें देते थे से कोई वजीर आजम बन गया, कोई सदर बन गया। हमने तो अपनी सजा काट ली, उनको अभी तक शायद सजा नहीं मिली। बहरहाल आप लोगों का बहुत वक्त मैं नहीं लूंगा। तकरीर तो मेरी काफी लंबी थी, इसमें मिसिंग पर्सन्स का मसला था जी। मेरी तो आज ही है डॉक्टर साहब, मेरी तो आज ही है तकरीर। यहां पर बलूचिस्तान में जो वाकयात हुए हैं रोज अव्वल से, मैं सिर्फ इस 25 अगस्त की बात नहीं करूंगा, रोज 1947 से लेकर आज दिन तक, चाहे कोई पश्तून मारा गया है, चाहे कोई सिंधी मारा गया है, चाहे कोई पंजाबी मारा गया है, चाहे कोई बलोच मारा गया है, चाहे कोई हजारा मारा गया है, चाहे कोई उर्दू स्पीकिंग बोलने वाला मारा गया है। मैं समझता हूं उनका कातिल यहां का वो नाइंसाफी पर मबनी
وہ نظام ہے، کوئی فرد نہیں. ان کا قاتل یہاں پر وہ حکومتیں ہیں جو جمہوری انداز میں حکمرانی جنہوں نے کی ہے یا غیر جمہوری انداز میں انہوں نے حکمرانی کی ہے. ان کے قاتل وہ عدالتیں ہیں، وہ ججز ہیں، چاہے وہ پی سی او کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے یا جی ایچ کیو کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. ان کے قاتل اسٹیبلشمنٹ چاہے وہ فوجی ہو یا بیوروکریسی ہو، وہ ان کے قاتل ہیں. یہ تمام کے تمام ان کے کوئی فرد ان کا قاتل نہیں جو بلوچستان میں خون بہایا گیا ہے. اور سب سے بڑے قاتل ان کے وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے سیاست جیسے ایک لفظ کو کاروبار میں تبدیل کر دیا. وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جنہوں نے این آر او کو بیس بنا کر اپنے مفاہمت کا راستہ اختیار کر کے اپنے مفادات حاصل کیے. وہ اس ملک میں بسنے والے ہر بے گناہ کے قتل میں جو ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. 23 جولائی 2023 کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ تھی، مجھے بھی اس میں بلایا گیا تھا. میاں شہباز شریف بھی اس میں شامل تھے، کابینہ کے کافی اراکین اس میں شامل تھے، آرمی چیف بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈی جی آئی صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے بلوچستان کے مسئلے. اور میں نے ان سے واضح طور پر یہ کہا کہ جی آپ کو اگر میری ہماری سیاست پر کوئی اعتراض ہے کہہ دیں آپ کہ آپ کی سیاست کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں، ہم کنارہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. اور اس کے بعد میرے پولیٹیکل ورکر ہمارے ہمدرد وہ کون سی پارٹی جوائن کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی جوائن کرتے ہیں، مسلم لیگ نون جوائن کرتے ہیں، تحریک انصاف میں جاتے ہیں، جمعیت علماء اسلام میں جاتے ہیں، یا کوئی ملیٹنسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو پھر اس کا الزام ہم پہ نہ لگائیں. یہ ان کے سامنے میں نے یہ بات واضح طور پر کہی. کہتے نہیں جی صاحب آپ سیاست کریں نا. میں نے سیاست آپ چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ سیاست نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو میں نے اس سیاست سے بہتر ہے کہ میں کوئی پکوڑے کی دکان کھولوں. تو آج وقت آ گیا ہے. ہمارے بڑے اور بزرگ ہمیشہ میں کہتے تھے کہ مفت میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ہم نے ان کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی. وہ ہمیں کہتے تھے کہ ان پر بھروسہ مت کرو، یہ اقتدار کے بعد وہ طوطا چشم بن جاتے ہیں جو راہ گزرتے ہوئے آپ کو نہیں پہچان پائیں گے. اور آج عجیب اتفاق ہے، جس شخص نے مجھے یہ کہا اور ان کی باتیں میں نے نہیں مانی، آج سے 3 سال پہلے 2 سپٹمبر کو 2021 کو میرے والد محترم انتقال کر گئے تھے. کل ان کی برسی تھی، میں ان کی برسی پر نہیں جا سکا. یہ سوچ کے کہ میں یہاں پہ آ کے ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن اور آج 3 سپٹمبر ان کی تدفین کا دن تھا. تو آج میں اپنی سیاست کو اب اس ریاست کے کسی ادارے پر میرا بھروسہ نہیں رہا. میں بطور ممبر نیشنل اسمبلی، اس اسمبلی میں جہاں پر وہ اسمبلی جو ہماری بچیوں کی چیخ و پکار نہ سن سکے، وہ اسمبلی جو میری بچیوں پر لاٹھی چارج جو گولیاں برسائی جاتی ہیں وہ ان کو نہ روک سکے، تو اس اسمبلی میں بیٹھنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا. تو آج ہی میں اسمبلی سے اپنے استعفے کا اعلان کرتا ہوں. اس سے میرے وہ کارکن، حالانکہ میں نے اپنی پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا، یہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ان کے لیے یہ بھی ابھی سرپرائز ہے، میں نے اپنی فیملی کے لوگوں کو بھی نہیں بتایا، میں نے اپنے پارٹی کی جو میں پارٹی کا صدر ہوں میں نے ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا ہوا.
जहां से 65,000 वोट मुझे मिले हैं, मेरे इस फैसले से उनकी दिल आजारी जरूर हुई होगी, वो दिल बर्दाश्त जरूर हुए होंगे। बिलखुसूस बलोचान के लोग, उनसे मैं माजरत चाहूंगा कि वो जो आपने मुझ पर भरोसा यकीन किया था, वो हक शायद मैं अदा ना कर सका। वो इसलिए इस शहर के साथ, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूं मैं इन अंधों के शहर में। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। अच्छा सरदार साहब, फेडरेशन पर यकीन करने के हवाले से आपने पूरी उम्मीद थे, लेकिन मायूसी होती है फेडरेशन पर यकीन करने वालों से। और इस वक्त जिस वक्त दावे किए जाते हैं, आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, शायद मीडिया लगा है, आपको बराह रास्त दिखाया नहीं जा रहा, बलूचिस्तान के इशूज पर भी आप बात करते हैं। ऐसे में जिस वक्त आपके बड़ों दो साथी जो थे इस पुराने, रियासत ने सर पर कुरान उठाकर उनके साथ बात की और एतमाद नहीं रहा इन मामला पर, तो अब वापसी का रास्ता फिर कैसे होगा, किस तरह? देखिए, अब मैंने पहले कहा जी, एतमाद एक वक्त, कभी कभी एक मामूली से हाथ के इशारे से एतमाद टूट जाता है। पता नहीं ये हमारी बर्दाश्त है, हमारी कमजोरियां कि 75 साल तक हम एतमाद करते रहे, और उस एतमाद के नतीजे में, मतलब जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुरान शरीफ का वास्ता देकर, आइन का वास्ता देकर उनको जो पहाड़ों से उतारा गया, उनको फांसी दी गई। मुज़ाकरात के नाम पर एक तरफ उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है उनको उन पर एरियल बमबारी करके नवाब अकबर बुगटी को शहीद किया जाता। और फिर हमारी ज़बानों पर तो ताले लगाए दिए जाते हैं, मीडिया पे ताले लगाए दिए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों की तारीख में पहली दफ़ा देखा होगा कि किसी के कफन पे ताले लगाए जाएंगे। लेकिन हमने तो कोशिश की भाई, हम मायूस हो चुके हैं। अब अगर बात करनी है इनको, कुर्सी वाले पहाड़ वालों से जाके बात करें। सरदार साहब ये बताएं कि आपने कई बार एक लफ्ज इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को फतह किया, ये किया। इस वक्त सदर तो आसिफ अली जरदारी है, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, वो कौन सा मुल्क फतह करना चाहते हैं, ये कौन है सदर और वज़ीर आज़म तो कौन है? और आपसे सर मेरी ये है कि जो अभी उन्होंने अपना मुकदमा बिल्कुल आखिरी मकाम पे पहुंचा दिया अपना मुकदमा, इस मुकदमे को आप बेहतर साहब के और बलूचिस्तान के मुकदमे को सर कहाँ लड़ेंगे? ठीक है, वो जो जंग लड़ रहे हैं ना, वो बड़ी एक मुश्किल जंग है, और हर इंसान जो है ना, वो जंग अपनी बसात के मुताबिक लड़ता है। वो है पेट की जंग। वो पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ रहे, वो अपना सरमाए को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। वो अपने आने वाले नस्ल के लिए जो उन्होंने सरमाया कमाया हुआ है, उसकी जंग लड़ रहे हैं। वो अपने पेट की जंग लड़ रहे हैं भाई। तो आप सदर वज़ीर आज़म पर भी आदम इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं पूरे निज़ाम पे, इस रियासत पर, रियासत में सबको याद है भाई। सरदार साहब, आप फिर अपनी आइंदा क्या सियासी अमली होगी, आप सियासत से भाई, अगर और आप मायूस हो कि क्या अगला क्या सियासी जदोजहद जारी रखेंगे, हथियार उठाएंगे, क्या करेंगे? और दूसरा, ऐवान सदर में एक बलोच बैठा हुआ है और बलूचिस्तान जल रहा है, तो उसके बारे में क्या करें? और इससे आप एक और ऐड कर लीजिएगा, दूसरे सियासतदानों को जो असेंबली में बैठे हैं, उनको आज आप क्या पैगाम दें? देखिए भाई, मैंने कहा कि मैंने नेशनल असेंबली से इस्तीफा दिया है, जाके अपने इलाके में बैठेंगे, कोई खेती बाड़ी करेंगे, अगर किसी शहर में हुए तो कोई पकौड़े की दुकान खोल देंगे। आप लोग आए या कोई हमारे पार्लियामेंटेरियन आए, उनको तो तीखी मिर्ची के पकौड़े खिलाएंगे हम, आपकी दुकान से कोई नहीं खरीदेगा। और अगर रहने दिया गया हमें, या नवाब बुगटी की तरह आके उन्होंने वहाँ पे भी हमें नहीं बख्शा, तो ताकतवर हैं, जोरावर लोग हैं। जाती है की तरफ से, वज़ीर आज़म की जानिब से सुबह भेजा जाता है, नारेसानी करेंगे? लेकिन मुझे ना मनाए उनको, जो जिनको वो नाराज कहते हुए भी उनको डर लगता है। पहले नाराज कहते थे, आजकल उनको नाराज नहीं कहते, उनको। और मैं
जो फैसला करता हूँ वो सोच के फैसला करता हूँ, फैसला करके फिर मैं नहीं सोचता, ये मेरी बदबख्ती है। मेंगल साहब सोच कर फैसला करते हैं, फिर इतनी सीनियर सियासतदान हैं, आप कहते हैं ना PA ना TA ना कोई और पास पड़े, हम हमेशा इस्तेमाल हुए, तो इतनी सीनियर सियासतदान होकर बार बार इस्तेमाल क्यों होते हैं सर? हुए, मैंने कहा हमने गलतियां की, हमने बड़ों की बातें नहीं मानी, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। अच्छा सर, सबसे ज्यादा जिम्मेदार आप किसको करार देते हैं? आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हर दौर में हम आपको देखते रहे, आप सबसे अहम इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डालते हैं आज जो आप दिल बर्दाश्ता होकर रिजाइन कर रहे हैं? देखिए, मैं हकीकतन मैं तकरीबन 5 महीने से बाहर था मुल्क से, कि बलूचिस्तान के हालात देखे मैं डिसाइड करके आया था। ये नहीं कि आज के असेंबली के इजलास में उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं डिसाइड करके आया था वहीं से, और कल वापस जा रहा हूँ अगर जाने दिया गया कि यही अपना फैसला इनको सुना के मैं जाऊँगा। और दिल बर्दाश्त है यार, इंसान है हम भाई, लोहे के बने हुए नहीं हैं। इन हालात के बावजूद भी हम दिल बर्दाश्त ना हो, असेंबलियों में बैठने का फायदा क्या है? वो मुझे मनाने आप कह आएंगे, उनको पता है हमारे बलूचिस्तान में किसी भी सड़क पर आपको यू टर्न नहीं मिलेगा। ये पहली दफा नहीं है इस्तीफा दिया गया है। 2006 में जब नवाब अकबर बुगटी खान को शहीद कर दिया गया था, उस वक्त भी हमने नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली और सेनेट से इस्तीफा दिया। वो पार्टी की डिसीजन थी, क्योंकि ये मेरी जाती डिसीजन है, तो इसलिए आप लोगों के सामने क्या गारंटी चाहिए कि आप इस्तीफा वापस? मैं गारंटी, किसकी गारंटी भाई? खुदावंद ताला, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना हुआ है ना, और अल्लाह की किताब पर हमें गारंटी दी गई है, उससे बड़ी किताब आप लोग लाएं, मैं आप सबके साथ बैठने के लिए